अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बेसिक्स ऑफ आईसीटी। मैं हूँ सना मुख्तार। अब देख लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने किस्म का होता है। वैसे तो आप सब लोगों को ये तमाम चीज़ें पता हैं, लेकिन थोड़ा सा इन डिटेल ज़रूर डिस्कस करते हैं ताकि विजन जो है वो ज़रूर क्लियर हो जाए कि कितने किस्म की एप्लीकेशन अवेलेबल हैं और उनका इस्तेमाल जो है वो कैसे है। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ऐप्स 3 किस्म की होती हैं। नंबर 1 इज़ दी desktop applications, number 2 is the mobile application and number 3 is the web based application। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो किस तरह काम करती हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो हैं वो बेसिकली हर सिस्टम के ऊपर आपको अलग अलग इंस्टॉल करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम एक लैब में मौजूद हैं और लैब में 20 या 30 पीसी इस वक्त हमारे पास रखे हुए हैं, तो इन तमाम 30 या 20 पीसीस के ऊपर हमें अगर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो वो हमें सेपरेटली हर सिस्टम के ऊपर जाके इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यानी इट इज़ बेसिकली सिस्टम डिपेंडेंट, एक सिस्टम के लिए ही फ़िलहाल काम करती है, तो हर एक के लिए सेपरेट होती है। कन्फाइंड टू द फिज़िकल लोकेशन, यानी एक ही लोकेशन के ऊपर कन्फाइंड है। डेफिनेटली जहाँ आपका लैपटॉप या कंप्यूटर रखा हुआ है तो आपकी एप्लीकेशन भी वहीं काम करेगी। सिक्योर है, सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आर दी मोर सिक्योर एप्स। इस साथ ही साथ जो जितनी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं दे आर स्ट्रिक्टली बाउंड टू दी हार्डवेयर, यानी जो हार्डवेयर है उसके हिसाब से एप्लीकेशंस जो हैं वो बनाई जाती हैं और इंस्टॉल की जाती हैं। जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने लगते हैं तो वहाँ आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिस्प्ले होती हैं कि फॉर एग्जांपल 32 MB हमें चाहिए इसके लिए, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये वाला होना चाहिए। तो जब भी आप इस CD लें या ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हों तो वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट्स या स्पेसिफिकेशंस मौजूद होती हैं जो कि बेस्ड होती हैं हार्डवेयर के साथ। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो हैं दे डोंट नीड वेब एक्सेस टू फंक्शन, यानी अगर हम इंटरनेट फैसिलिटी की बात करें तो उसको इंटरनेट नहीं चाहिए काम करने के लिए, ऑफलाइन मोड में बहुत आराम से काम करती हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जब हम इंस्टॉल करते हैं तो आप देखते हैं कि कंप्यूटर के ऊपर एक शॉर्टकट जनरेट होता है जिसमें साथ एक एरो सा होता है। मोबाइल एप्लीकेशन के हवाले से आइकन जनरेट होता है और यहाँ जो आइकन जनरेट होता है वो शॉर्टकट की फॉर्म में जनरेट होता है। द सेकेंड फॉर्म इज़ दी मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स आप देखते हैं कि आपके फ़ोन में भी बहुत ज़्यादा इंस्टॉल्ड हैं, मेरे फ़ोन में भी हैं, और हम हर वक्त हमारे हाथ में रहती हैं और हम कभी भी कहीं भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम कन्फाइंड टू दी वन प्लेस की बात करें तो दे आर नॉट कन्फाइंड टू दी वन प्लेस, आपके साथ मूव करती हैं, जहाँ जहाँ आपका मोबाइल जाता है वहाँ वहाँ मूव करती हैं। दे आर स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर मोबाइल्स, यानी जो भी आपकी एप्लीकेशन मोबाइल बेस्ड होंगी वो आपके मोबाइल को देखते हुए और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए बनाई गई हैं। यानी अगर हम एप्पल की बात करें तो iOS के ऊपर आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट हैं, और जो आपकी एंड्रॉयड की बात करें तो उसके ऊपर एप्लीकेशन डिफरेंट है। या हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्रामर जब एक एप्लीकेशन लॉन्च करने लगता है तो वो iOS के लिए अलग एप्लीकेशन बनाता है और विद द सेम फीचर्स, और एंड्रॉयड के लिए अलग एप्लीकेशन डेवलप करता है डेफिनेटली विद द सेम फीचर्स। आइकॉन्स को देखें तो जिस तरह मैंने अभी कहा कि डेस्कटॉप के अंदर शॉर्टकट प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो आपकी मोबाइल ऐप्स है उसके अंदर आइकॉन प्रोड्यूस होता है। अब व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइकॉन एंड दी शॉर्टकट? आइकॉन जो है वो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू दी शॉर्टकट। तो डेस्कटॉप के अंदर क्योंकि स्पेस वैसे ही ज़्यादा होती है, तो जब आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें शॉर्टकट क्रिएट होता है और मोबाइल के अंदर आइकॉन क्रिएट होता है। डेफिनेटली अगर हम डिमांड के हवाले से बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं, क्योंकि ट्रेंड की बात है। एक वक्त था जब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, लेकिन अब क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स हमारे हाथों में हैं और हम मोस्टली अपने काम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए करते हैं, तो इसलिए मोबाइल एप्लीकेशंस आर मोर ट्रेंडी एज़ कम्पेयर टू दी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। और डाइवर्सिटी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो मोबाइल फ़ोन्स की जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो कि हम कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए।
سو ہم آپریٹنگ سسٹم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. دے آر بیسکلی 2 kinds آف آپریٹنگ سسٹم جو کہ میجرلی ہم یوز کرتے ہیں, جس میں آپ فونس دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایپل کے فونس ہیں اور آپ کے پاس گوگل کے فونس ہیں. سو اینڈرائڈ جو ہے اس کا جو وینڈر ہے وہ گوگل ہے, جبکہ آئی او ایس کا جو وینڈر ہے وہ ایپل ہے. اینڈ دے آر 2 ڈفرنٹ آپریٹنگ سسٹم جو کہ پرٹیکولر ڈیوائسز کے اوپر انسٹالڈ ہے. اور جو اپلیکیشن یعنی جب آپ موبائل اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو ان کے خاص پلے اسٹور پہ جا کے, یعنی آئی او ایس کے لیے آپ کو ایپل پلے اسٹور پہ جانا پڑتا ہے, اور اینڈرائڈ کے لیے آپ کو اینڈرائڈ یعنی گوگل پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور انسٹال کر سکتے ہیں ڈفرنٹ اپنی اپلیکیشنس کو. جو اینڈرائڈ کی اپلیکیشنس ہیں یہ اینڈرائڈ اسٹوڈیو کے اندر ڈیولپڈ ہوتی ہیں, اور جو آئی او ایس کی ہیں وہ ایکس کوڈ کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں. تو کیا ڈیولپنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس میں آپ کے لحاظ سے کوئی فرق ہے؟ بالکل فرق ہے, ٹیکنالوجی کا بھی فرق ہے, اور جو لینگویج ہم یوز کرتے ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے پروگرامنگ لینگویج, اس کا بھی ڈفرینس ہے. جیسے کہ اینڈرائڈ کے اندر جو میں یوز کرتا ہوں وہ ایکس ایم ایل فرنٹ اینڈ کے لیے یوز کرتا ہوں, اور اس کی جو بیک اینڈ جاوا کے اندر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو آئی او ایس ہے, آئی او ایس کے لیے سوئفٹ یو آئی کو میں فرنٹ اینڈ کے لیے یوز کرتا ہوں, اور جو سوئفٹ کی لینگویج ہے اس کو بیک اینڈ کے لیے یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یوزر کا ٹرینڈ جب آپ دیکھتے ہیں تو کس طرف ہے, اینڈرائڈ کی طرف یا آئی او ایس کی طرف؟ بیسیکلی اگر پاکستان کے حساب سے بات کی جائے تو اینڈرائڈ میں زیادہ, کیونکہ اینڈرائڈ کے فون جو ہیں وہ لیس ایکسپینسو ہے ایز کمپیئر ٹو آئی او ایس. تو وہ ایپل کی ڈیوائسز بیسیکلی ڈیولپرز ہوں یا یوزرز ہوں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے اینڈرائڈ کا ٹرینڈ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب ہم کوئی بھی اپلیکیشن ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے موبائل کے سے علاوہ کہ اگر ہم نے وہی اپلیکیشن اپنے ڈیسک ٹاپ پہ یوز کرنی ہو تو کیا اس کے لحاظ سے بھی آپریٹنگ سسٹم کی کوئی اسپیسیفکیشن ہوتی ہے؟ ہاں, بیسیکلی اب اس میں 2 کویشچنز آ جاتے ہیں. ایک آئی او ایس کے, اگر آئی او ایس آپ فار ایگزامپل آپ آئی او ایس کے اندر کوئی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں تو اس کے جو ڈیزائننگ ہے وہ اگر آپ سوئفٹ یو آئی کے اندر کرتے ہو تو وہ تینوں پلیٹ فارم پہ, گیئر پہ بھی چل سکتی ہے, موبائل پہ بھی چل سکتی ہے, اور ڈیسک ٹاپ پہ بھی چل سکتی ہے. لیکن اگر اینڈرائڈ کی بات کریں تو پھر اینڈرائڈ کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے آپ اینڈرائڈ اسٹوڈیو کے اندر نہیں کریں گے, بلکہ اس کے کراس پلیٹ فارم ہے جیسے زیمرن ہے اور فلٹر ہے, ان کو یوز کرتے ہوئے آپ نے وہ جو ہے نا وہ آپ کراس پلیٹ فارم پہ مطلب سنگل کوڈ بیس آپ اپلیکیشن سب جگہ پہ چلا سکتے ہیں. میں اینڈرائڈ یوزر ہوں, اینڈرائڈ کو پریفر کروں گا اس لیے کیوں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ ایزی ٹو یوز ہے. انٹریکٹ آپ اس کے ساتھ زیادہ اچھا طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ اے پی کے فائلز ہو گئیں یا اوپن سورس فائلز ہو گئیں, ان کے ساتھ ایزیلی آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو اپنے ڈیسک ٹاپ کے ساتھ یا لیپ ٹاپ کے ساتھ آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو ایزی ٹو یوز ہوتا ہے. اس کے لیے الگ سے آپ کو سافٹ ویئرس وغیرہ نہیں چاہیے, ریڈی ٹو یوز ہے, پلگ اینڈ پلے ٹائپ سین ہے. تو اس طرح سے ان کو یوز کرنا آسان ہے, تو اسی لیے میں اینڈرائڈ یوزر ہوں, اینڈرائڈ کو زیادہ پریفر کرتا ہوں میں اسی وجہ سے. Now let's compare the desktop apps and the mobile apps اور دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہے دونوں میں. سب سے پہلے اسکرین سائز کے حوالے سے ڈیسکٹاپ اپلیکیشنز ہیو ڈیفینیٹلی اے لارجر اسکرین اینڈ موبائل ایپس ڈیفینیٹلی اس کی اسکرین کے حوالے سے اس کی جو اسکرین ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے, تو آپ کا جو ویو ہے وہ اٹس کائنڈ آف اے اسمالر سائز ویو ایز کمپیئر ٹو دا ڈیسکٹاپ ایپ ویو. نیویگیشن بار کو دیکھیں تو ڈیسکٹاپ اپلیکیشن میں جو آپ کا نیویگیشن بار ہے وہ فکسڈ ہوتا ہے, اٹ کین جسٹ رول ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن. جبکہ اگر ہم موبائل ایپ کی بات کریں تو آگے پل ڈاؤن مینیوز ہیں اور آپ اس کو پل کر سکتے ہیں اور اس کو ڈاؤن کر سکتے ہیں, اینڈ دیر آر ڈفرنٹ ویز جس کے اندر آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. یعنی آپ جسٹس کے ساتھ اس کو کراس کر لیں یا اس کو اوپن کر لیں, تو دے آر ڈفرنٹ کائنڈ آف نیویگیشن بار جو کہ آپ کو موبائل اپلیکیشن میں اویلیبل ہے. انٹریکشن کے حوالے سے اگر ڈیسک ٹاپ پہ دیکھیں اپلیکیشن کو تو صرف آپ کے پاس جو 4 کرسر ہیں اپ ڈاؤن لیفٹ اینڈ رائٹ, تو یہ 4 کرسر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں آپ کی انٹریکشن کے لیے. جبکہ موبائل اپلیکیشن میں دے آر ڈفرنٹ جسچرز جو کہ آپ اپنے فنگر کے ساتھ, اپنے وائس کے ساتھ, اپنے ٹچ کے ساتھ جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. The second difference is of the navigation bar. اگر ہم اپنے ڈیسک ٹاپ کو دیکھیں تو ہمارا جو نیویگیشن بار ہے وہ فکسڈ ہوتا ہے, اٹ کین جسٹ رول اپ اینڈ ڈاؤن. جبکہ اگر ہم موبائل کی بات کریں تو ہمارا پل ڈاؤن مینیوز ہیں جو کہ ہم پاپ کر سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کے پاس مینیو پاپ ہوتے ہیں اور آپ ان کو کینسل کر سکتے ہیں. ان کی جو اپیئرنس ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنس. انٹریکشن کو دیکھیں تو ڈیسک ٹاپ میں صرف 4 کرسرز آپ کو اویلیبل ہیں جس میں اپ ڈاؤن لیفٹ اور رائٹ کرسر آپ کے پاس ہیں جس میں آپ جو ہے انٹریکشن کر سکتے ہیں اپنی ایپس کے ساتھ. لیکن جو موبائل ایپ ہے اس میں ڈفرنٹ جسچرز کے ذریعے آپ اپنی ایپ سے انٹریکٹ کرتے ہیں. وہ جسچر جو ہے وہ صرف ٹچ کا ہو سکتا ہے,
वो जेस्चर वॉइस का हो सकता है, और इसके अलावा टच में भी आप कितनी देर तक टच करते हैं उसको तो वो हाईलाइट हो जाए या वो डिफरेंट फंक्शन करना शुरू कर दे, तो देयर आर डिफरेंट जेस्चर्स जो कि काम करते हैं मोबाइल ऐप में। इसके अलावा अगर ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट की बात करें तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बेसिकली एक कॉलम के अंदर अपीयर होती हैं, या डिफरेंट कॉलम जिस तरह एक मैगज़ीन में या एक न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, जबकि जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है, यानी पोर्ट्रेट फॉर्म की बात करें या लैंडस्केप फॉर्म की बात करें तो दोनों फॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर मोबाइल ऐप डिस्प्ले हो सकती है। और आप देखते हैं कि जब आप रोटेशन ऑन करते हैं तो वो लैंडस्केप फॉर्म में चली जाती है पोर्ट्रेट फॉर्म से। स्क्रॉलिंग को देखें तो स्क्रॉलिंग जो है वो दोनों में अवेलेबल है, डेस्कटॉप में भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं अपनी ऐप को, और जो मोबाइल फ़ोन है डेफिनेटली उसमें भी स्क्रॉल जो है वो हो सकता है, लेकिन लेंथ का फ़र्क है, क्योंकि अगर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें फ़िक्स्ड विड्थ है और उसकी स्क्रीन बड़ी है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ता अपने पेज को डाउन करने के लिए, जबकि जो मोबाइल है उसको आपको ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है, क्योंकि तमाम फंक्शंस विड्थ के बजाय लेंथ में आ जाते हैं, इसलिए उसकी जो स्क्रॉलिंग है वो ज़्यादा होती है टू गो इनटू द डिटेल फंक्शंस। फंक्शनैलिटी को देखें तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली मेजर टास्क जो है वो परफॉर्म करती है, जबकि जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके जो टास्क हैं वो अभी तक एक्सपेरिमेंटल हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उसमें कम है, डेफिनेटली देयर आर मेनी फीचर्स जो कि हम मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कर सकते हैं, और एक्सपेरिमेंटल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक इट इज़ नॉट फिक्स, यानी हम डेली बेसिस पे प्रोग्रामर्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या हम ये काम मोबाइल ऐप के साथ कर सकते हैं या हम ये न्यू फीचर मोबाइल एप्लीकेशन में ऐड ऑन कर सकते हैं या नहीं। जबकि जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि डेफिनेटली ज़्यादा मेमोरी अवेलेबल है, और जो फंक्शनैलिटी है हार्डवेयर के हवाले से वो भी ज़्यादा है, इसलिए जो बड़ा टास्क है वो बहुत आसानी से हम अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन भी कम नहीं है, और जिस तरह कि मैंने पहले भी कहा कि मोबाइल एप्लीकेशन आर मोर ट्रेंडी और हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी एप्लीकेशन दूसरी टाइप से कम है। हमारी बेसिकली एप्लीकेशन होती हैं वेब बेस्ड, लेकिन वो मोबाइल पे भी आप उसको जो है हम लोग उसको रिस्पॉन्सिव करके बनाते हैं, मोबाइल पे भी आप उसको विज़िट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव से क्या मराद है? मोबाइल रिस्पॉन्सिव से जो हम लोग उसमें जो कोड करते हैं फ्रंट एंड वाले, वो उसमें ऐसा कोड करते हैं कि वो मोबाइल पे भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए, उसके हिसाब से वो जितनी उसकी वेट चेंज होती है मोबाइल ब्राउज़र के हिसाब से, तो वो उसको रिस्पॉन्सिव कहते हैं कि मोबाइल पे भी सही से। इस तरह अगर हम देखें कि अगर हम डेस्कटॉप की विड्थ ज़्यादा होती है और मोबाइल की जो स्क्रीन है उसकी विड्थ कम होती है, तो फिर कॉलम्स किस तरह से एडजस्ट होते हैं? वेबसाइट को आप लोग कैसे एडजस्ट करते हैं? बेसिकली हम लोग उसमें बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, वो ग्रिड व्यू है, उसमें हम लोग उसमें हम कोड ऐसा करते हैं कि डेस्कटॉप के लिए जो होगा स्क्रीन का जो मतलब जो भी हम लोग एक टेक्स्ट शो कर रहे हैं तो वो उसकी जो विड्थ है वो इतनी शो होगी, जब वो मोबाइल पे जाएगी तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं उसको, जो अप्रोप्रिएट साइज़ होता है उसके हिसाब से हम उसको सेट करते हैं। सो फॉर दिस टास्क एक्चुअली कि आप मोबाइल पे भी दिखा सकें अपनी एप्लीकेशन को, डेस्कटॉप पे भी दिखा सकें, तो एक्चुअली पीछे बैकएंड की प्रोग्रामिंग तो सारी वही है। फ्रंट पे हमें जो HTML होती है, HTML में हम लोग वहाँ पे बूटस्ट्रैप जब फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो उसकी कुछ क्लासेस डिफाइन होती हैं कि अगर आपने स्क्रीन विड्थ के हिसाब से, अगर स्मॉल स्क्रीन है टैबलेट पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से आपने इसका साइज़ क्या रखना है। बेसिकली जो आपको कंटेंट शो हो रहा होता है वेब पे, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको, तो वो पार्ट्स में हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये आपने अगर टैबलेट पे होगा तो उसका इस पार्ट का साइज़ कितना होगा, वो उसमें हम डिफ़ाइन करते हैं उसके HTML के अंदर। ट्रेंड के हवाले से बात कर लेते हैं कि किन एप्लीकेशंस का ट्रेंड ज़्यादा है, या जो बीइंग अ वेंडर आपके पास डिमांड जो है वो वेब एप्लीकेशन की ज़्यादा है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन की ज़्यादा है? डिमांड तो वेब की ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि जो यूज़र्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पे जो है शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्सिवनेस का जो है उसका ख्याल रखना होता है, यानी कि यूज़र्स अभी जो हैं डेस्कटॉप ब्राउज़र पे कम, मोबाइल ब्राउज़र पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी एप्लीकेशन जो तीसरी टाइप है वो है
ویب بیسڈ ایپلیکیشن، یعنی وہ ایپلیکیشن جن کو نہ تو آپ کو انسٹال کرنا پڑتا ہے نہ ڈیسک ٹاپ پہ نہ ہی اپنے فون کے اوپر، بلکہ آپ صرف اپنے براؤزر کو کھولتے ہیں اور اب جو بھی ایپلیکیشنز اویلیبل ہیں اس کو سرچ کرتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اب ویب ایپلیکیشن میں، ڈیسک ٹاپ میں یا موبائل ایپلیکیشن میں کیا فرق ہے؟ بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو جو سب سے مین جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے رن کرنے کے لیے، یعنی آپ آف لائن موڈ میں اگر ہیں اور آپ کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے تو ویب ایپلیکیشن رن نہیں ہو سکتی، ڈیفینیٹلی یو نیڈ انٹرنیٹ ٹو ورک آن دی ویب ایپ۔ لیکن جو دوسرا امپورٹنٹ فنکشن ہے ویب ایپلیکیشن کے حوالے سے کہ دے آر ناٹ کنفائنڈ ٹو دا پلیس، یعنی آپ جب چاہیں جہاں چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، جہاں جہاں آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے وہاں وہاں آپ ویب ایپلیکیشنز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی میموری کنزیوم نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو ویب ایپلیکیشن کو انسٹال نہیں کرنا پڑتا اور آن لائن اویلیبل ہے، آپ صرف جائیں اوپن کریں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈیوائس انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی جس طرح ہم پہلے بات کرے تھے کہ ایوری ایپلیکیشن از بیسکلی ڈیزائنڈ ان کنسیڈریشن آف دی آپریٹنگ سسٹم، آئی او ایس ہے، اینڈرائڈ ہے، ڈیسک ٹاپ ہے، ونڈوز کے لیے بنایا گیا ہے، میک کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن جو آپ کی ویب ایپلیکیشن ہیں وہ کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر سکتی ہیں، کسی بھی ہارڈ ویئر کو ایڈریس کر سکتی ہیں۔ دے اپڈیٹ دیم سیلف، آپ کو اس کو اپڈیشن نہیں کرنی پڑتی، جس طرح آپ موبائل اپلیکیشنز میں دیکھتے ہیں کہ رات کو واٹس ایپ عموماً بیک اپ کر رہا ہوتا ہے، یا ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں جو کہ کہتی ہیں جی اپڈیٹ انسٹال کر لیجیے، چاہے ڈیسک ٹاپ کی ہیں چاہے موبائل کی ہیں۔ سو ویب ایپلیکیشنز کو اپڈیشن نہیں دینی پڑتی، ڈیفینیٹلی وہ انسٹال نہیں ہے آپ کے سسٹم کے اوپر، تو اس لیے اپڈیٹ بھی ریکوائر نہیں ہوتی، اینڈ دے کین بی ایکسیس اینی ویئر، اٹ از دی مین فیسلٹی آف دی ویب ایپلیکیشن۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کائنڈلی ایک تو اسٹوڈنٹس کو یہ گائیڈ کیجیے گا کہ فرنٹ اینڈ ڈیولپر اور بیک اینڈ ڈیولپر میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ فرنٹ اینڈ ڈیولپر میں یہ فرق ہے کہ جو ہم یوزرس کو دکھا رہے ہوتے ہیں، یو آئی کہہ لیں کہ جو یوزر انٹریکٹ کرتا ہے، اگر کسی ویب سائٹ پہ آپ جاتی ہیں تو یوزر کو جو چیز نظر آتی ہے، کوئی ڈیزائن وغیرہ، ویب سائٹ کی کوئی امیجز وغیرہ، لوگو وغیرہ جو چیز ہوتی ہے وہ فرنٹ اینڈ ڈیولپر ڈیزائن کرتا ہے جو یوزر کو انٹریکٹ کر سکیں۔ اس کے بیک اینڈ پہ جو پروسیس ہمارا چل رہا ہوتا ہے، کوئی فارم سبمٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہمارا بیک اینڈ ڈیولپر ہوتا ہے۔ کوئی ڈیٹا بیس سے ہم چیزیں اسٹور کروا رہے ہوتے ہیں، یا ڈیٹا بیس سے ہم نے کوئی اسٹور والی چیزیں ہم فیچ کروا رہے ہوتے ہیں اپنے پاس یوزرس کو دکھانے کے لیے، وہ بیک اینڈ ڈیولپر کا کام ہوتا ہے۔ میں پی ایچ پی کا فریم ورکس ہے کوآرڈینیٹر، اس میں کام کر رہا ہوں۔ اور کرنٹلی کون سا پروجیکٹ بلڈ اپ کر رہے ہیں آپ؟ ابھی میں جو سا پروجیکٹ بلڈ کر رہا ہوں وہ ہے ایک اسٹوڈنٹ بیس ہے، اس میں جرنلس بھی بنتے ہیں، چیٹس بھی ہیں اور کیلنڈر کا بھی کام ہے۔ فرنٹ اینڈ ڈیولپنگ میں جو آپ کا کسی بھی ایپ کا کوئی انٹرفیس ہوتا ہے وہ آپ کا فرنٹ اینڈ ڈیولپنگ میں آتا ہے، اور اس کے پیچھے جو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کا بیک اینڈ میں آتا ہے۔ ویژول میں جو آپ کو ہوتا ہے وہ آپ کا فرنٹ اینڈ میں ہوتا ہے، فرنٹ اینڈ ڈیولپنگ میں۔ تو کون سے سافٹ ویئر میں کام کرتی ہیں آپ موسٹلی؟ میں ٹول جو یوز کر رہی ہوں وہ بریکٹ یوز کر رہی ہوں اس کے لیے، اور ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ HTML CSS jQuery اور فریم ورک بوٹ اسٹریپ فریم ورک میں کام کر رہی ہوں۔ یہ ہماری اپلیکیشن ہے، پہلے ہم نے یہاں پہ اسٹیٹسٹکس شو کروائے ہیں جس میں ہم نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کتنی ٹوٹل رپورٹس جنریٹ ہو رہی ہیں، ہمارے پاس کتنی انٹریز ہے، کتنا ڈیٹا ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہم نے جو جتنی بھی ہمارے پاس لیٹسٹ رپورٹس آئیں گی وہ ہم نے یہاں پر شو کرواتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس لاگز آ رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی بھی نوٹیفیکیشن آتا ہے، کچھ بھی کریٹ ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ نوٹیفیکیشن آتا ہے، وہ ہم نے شو کروایا ہوا ہے یہاں ڈیش بورڈ پہ۔ اچھا سر، ہم نے آج اپنی ایکسپرٹ اوپینین لی اور ہم نے دیکھا کہ سافٹ ویئر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، کون کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ یوز ہو رہی ہیں، فرنٹ اینڈ بیک اینڈ ڈیولپرز میں کیا فرق ہے، موبائل اپلیکیشن کس طرح بنائی جاتی ہے، ڈیسکٹاپ اپلیکیشن کس طرح بنائی جاتی ہے۔ لیکن اب جب سافٹ ویئر بن گیا اینڈ اٹ از ریڈی ٹو ڈیلیور ٹو دی کلائنٹ، اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا اس کا کوئی ٹیسٹنگ میکینزم ہے اور کیا اس میں جو اگر کوئی بگ ہے تو وہ کس طرح ریموو ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ عروسہ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ جی عروسہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ کس پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ میں یہاں پہ کوالٹی ایشورنس انالسٹ کے پوسٹ پہ ہوں۔ ٹھیک ہے، بینگ اے کوالٹی ایشورنس انالسٹ، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے عروسہ کہ واٹ از اے بگ؟ اگر کسی ویب سائٹ میں کسی فنکشنالٹی میں کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایرر آ جاتا ہے اور وہ ہنڈر کر دیتا ہے کسی پروسیس کو، کسی بھی فلو کو ہنڈر کر دیتا ہے، تو اسے ہم بگ کرتے ہیں۔ سو ٹو ٹیسٹ سافٹ ویئر
इज़ देयर एनी रूल और मैकेनिज्म जो कि आप फॉलो करते हो? जी, जैसे हर कंपनी का अलग अलग जो है वो कल्चर होता है, उस तरह हमारी कंपनी का भी ये कल्चर है कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ होती है वो क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहले हम जब भी किसी वेबसाइट को चेक करते हैं तो हम मोस्टली प्रेफर ये करते हैं कि हम क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उनको चेक करें। उसके बाद कोई एरर्स और बग्स जो है वो आ जाते हैं तो हम उनको चेक करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर हम यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस के अकॉर्डिंग जो इशूज़ हैं हम उनको क्लियर करते हैं। और फोर्थ नंबर पर हम अपनी सजेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा अरूसा, मुझे ये बताएं कि क्या स्टेप्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एश्योरेंस के लिए? हम बेसिकली मोस्टली प्रोजेक्ट्स में 2 मेथडोलॉजीज फॉलो करते हैं, एक एजाइल मेथडोलॉजी और एक प्लान ड्रिवन मेथडोलॉजी। प्लान ड्रिवन मेथडोलॉजी में ये होता है कि हम प्लान कर लेते हैं स्टेप्स में कि पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट होगी, उसके बाद जो है बैक एंड डेवलपमेंट होगी, उसके बाद टेस्टिंग होगी और उसके बाद हम फॉरवर्ड करेंगे क्लाइंट को। एजाइल में ये होता है कि उसमें वर्जन्स क्रिएट होते हैं प्रोजेक्ट के, एक वर्जन क्रिएट होता है तो उसके बाद उसकी क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो हो जाती है, फिर सेकंड वर्जन क्रिएट होता है, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग, थर्ड वर्जन के बाद उसकी टेस्टिंग और उसके बाद हम ओवरऑल एंड पे टेस्टिंग कर लेते हैं और फिर हम क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, हम क्वालिटी एश्योरेंस में मोस्टली ये चेक करते हैं कि वो बेसिकली जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको एक वेबसाइट जो है वो उन्हें फुलफिल कर रहा है कि नहीं, जिसमें हमारे पास यूजेबिलिटी हम चेक करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं और रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इस तरह की सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है हम उसमें चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो वैसे तो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल जिसमें हम अपनी ऐप्स को क्लासिफाई कर सकें, क्योंकि बहुत ही डाइवर्स फील्ड है एप्लीकेशन को डेवलप करना। बट मेजर क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि कितने टाइप्स की एप्लीकेशन हमें अवेलेबल हैं मार्केट के हवाले से। नंबर 1 इज़ द फ्रीवेयर, नंबर 2 इज़ द शेयरवेयर, नंबर 3 इज़ द ओपन सोर्स एप्लीकेशन एंड नंबर 4 इज़ द क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस। तो चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीवेयर को। जिस तरह के नेम आपको बता रहा है कि फ्रीवेयर यानी ये वो सॉफ्टवेयर या वो एप्लीकेशंस हैं जो कि फ्री होती हैं यूज़ करना। आप जब चाहें उनको इंस्टॉल करें और उनको यूज़ करें, आपको उसकी पेमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती इस्तेमाल करने के लिए। जिस तरह हम फेसबुक की बात करें, स्काइप की बात करें, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये तमाम वो एप्लीकेशंस हैं या गूगल के रिलेटेड जितनी एप्लीकेशंस हैं, गूगल मैप्स हो गए, जीमेल हो गई, इन तमाम के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता और सिर्फ आप इसको इंस्टॉल करें और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दे आर द टाइप ऑफ द फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस। द सेकेंड टाइप इज़ द शेयरवेयर, यानी ये वो एप्लीकेशंस हैं या वो सॉफ्टवेयर है जो कि आप थोड़े टाइम के लिए विदाउट पेमेंट यूज़ कर सकते हैं। यानी ट्रायल वर्जन जो है वो 15 डेज़ 30 डेज़ का ट्रायल वर्जन होता है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद व्हेन यू आर सेटिस्फाइड कि जी आपको ये वाली एप्लीकेशन वाकई इस्तेमाल करनी है एंड इट इज़ यूज़फुल फॉर यू, तो फिर आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है एंड देन यू कैन यूज़ दी होल वर्जन ऑफ दी सॉफ्टवेयर। उसकी एग्जांपल्स में शामिल हैं हमारे पास PHP डिबगर है, गेट राइट है, एडोब एक्रोबैट है जिस तरह, या हम विनजिप की बात करें या स्पेशली हम अगर विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ को आपको परचेज़ करना पड़ता है एंड यू हैव द लाइसेंस की, यू शुड हैव द लाइसेंस की टू इंस्टॉल इट एंड यूज़ दी ऑल द फीचर्स। और आप देखने में आता है कि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो इंटरनेट से जो है वो कोशिश करते हैं कि लाइसेंस विंडो ना हासिल करें बल्कि क्रैक्ड वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर लें। अब क्रैक्ड वर्जन हो सकता है, ट्रायल वर्जन हो सकता है। द थर्ड टाइप इज़ दी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नाम से कुछ ज़ाहिर होता है कि कुछ ओपन है, तो ओपन क्या है? जो उसका सोर्स कोड है वो ओपन है और वो अवेलेबल है कि आप उसको यूज़ करके जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कोड को। इवन कोड के अंदर अगर आप एडिशनल फीचर्स एम्बेड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम HTML की बात करें तो ओपन सोर्स लैंग्वेज है और उसके साथ आप जितना चाहें प्ले करें और उसमें डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम फ़ी के हवाले से बात करें तो ओपन सोर्स में मोस्टली फ़ी पे नहीं करनी पड़ती, लेकिन कभी कभी आपको सिर्फ लाइसेंस फ़ी विच इज़ वेरी मिनिमल फ़ी वो आपको ज़रूर कभी कभी पे करनी पड़ती है। अगर हम एग्जांपल्स को देखें ओपन सोर्स की तो अपाची वेब सर्वर की बात करें, मॉडल जो है जिस तरह हम एनिमेटेड काइंड ऑफ ड्राइंग बेस्ड जब हम वीडियोस बनाते हैं तो अगर हम उसके मॉडल की बात करें जो कि विच इज़ वेरी पॉपुलर नाउ डेज़, और उसके लिए आपको डेफिनेटली जो है वो फ़ी पे करनी पड़ती है थोड़ी सी, लेकिन इट्स एन ओपन सोर्स और आप उसमें चेंज कर सकते हैं। द लास्ट बट
डेफिनेटली नॉट द लीस्ट। जो लास्ट टिप हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर नाम से बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल वाज़ेह है कि आपका जो सोर्स कोड है वो क्लोज है, यानी वो अवेलेबल नहीं है टू अ कॉमन मैन। जबकि अगर हम बात करें तो बेसिकली इसको सीक्रेट रखा जाता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका कोड कहीं आउट ना हो जाए, वो रेप्लिकेट ना हो जाए, कोई और उसको यूज़ ना कर ले, या वैसी ही कोई एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च ना कर दे बना के। तो ये बेसिकली कस्टम्ड होती है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए बनाई जाती है, और इसको क्लोज रखा जाता है इसके सोर्स कोड को, ताकि वो दोबारा से यूज़ ना हो सके। पहले तो मैं ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स के दरमियान में डिफरेंस बताना चाहूँगा। इट्स मोर लाइक व्हेन यू आर डिसाइडिंग बिटवीन ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स, इट्स मोर लाइक बाइंग और रेंटिंग अ हाउस। फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स है कि आपने एक अपना हाउस बाई किया है, उसमें आप कुछ भी चेंजिंग कर सकते हो। कारपेट आपने चेंज करना है, यू कैन पेंट द वॉल्स, आप 2 रूम्स को उनकी वॉल तोड़ के एक रूम बना सकते हो, यू कैन डू वट एवर यू वांट। बट क्लोज सोर्स है, इट्स लाइक यू रेंटिंग अ हाउस। उसमें आपको आप हाउस कौन सा लेना है आप चूज़ तो कर सकते हो, बट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल सकती कि आप उसमें चेंजिंग नहीं इतनी कर सकते। आप पेंट्स कर सकते हो, आपको ऑनर आपको परमिशन दे सकता है, बट आप मे बी कारपेट चेंज ना कर सको, आप 2 रूम्स को अटैच नहीं कर सकते। तो मैं प्रेफर करता हूँ एज अ डेवलपर कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाए, जो कि आजकल मेनली यूज़ हो रहा है वर्डप्रेस, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी की एक बहुत ही खूबसूरत और एफिशिएंट वेबसाइट बना सकते हैं यूजिंग ओनली प्लगइन्स। उसमें इतनी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्लगइन्स के एक स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं नो डाउट, बट आप उन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं यूजिंग PHP, CSS, जावास्क्रिप्ट। आप कोई भी उसमें अपना फ़ीचर अपनी मर्ज़ी का उसमें ऐड कर सकते हैं। इट्स इजी टू यूज़, बस आपको थोड़ा सा नो हाउ होना चाहिए लैंग्वेज का, एंड इट्स ऑल डन। मुझे लगता है कि आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प आउट किया स्टूडेंट्स को भी। जैसे मैंने लास्ट 6 मंथ एक प्रोजेक्ट किया जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में एक डिपार्टमेंट है सेंटर ऑफ माइक्रोस्कोपी। मैंने उनका विकीपीडिया बनाया। बेसिकली मैंने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया मीडिया विकी, उसकी एक टेम्पलेट यूज़ की और उसके अंदर नेविगेशन बार और साइड बार सब चीज़ों को यूज़ करके एक पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को या यूज़र को या कोई भी एक नॉर्मल पर्सन कुछ भी सर्च करेगा, फॉर एग्जांपल जो भी लिखेगा उसकी सारे रेफरेंसेस इजीली सर्चेबल हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो अच्छी तरह आपको हेल्प मिली होगी अंडरस्टैंड करने में, कितने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, हार्डवेयर कैसे लिंक करता है इसके साथ। आज के लिए इतना ही जी, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।